नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, औरंगजेब, तमाम चीज़ों पर, इतिहास पे लड़ाई चल रही है। लेकिन वर्तमान जो है कैसा है महाराष्ट्र का, वर्तमान कैसा है मुंबई का, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। वर्तमान पे चर्चा थी जब धनंजय मुंडे जो फडणवीस जी के मंत्री पद में मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि उनके करीबी जो है वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए। इसकी वजह से और लंबे समय से काफ़ी दिनों से जो है धनंजय मुंडे पर दबाव बनाया जा रहा था, अजित पवार जी पर दबाव बनाया जा रहा था। चूँकि अजित पवार जी की पार्टी के नेता है धनंजय मुंडे, विधायक है उनके, गोपीनाथ मुंडे के भतीजा है। और मजबूरी में धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के नेता होते, तो इस्तीफा देना नहीं पड़ता और धनंजय मुंडे का इस्तीफा दरअसल अजित पवार पर हमला है एक तरह से। अजित पवार की पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। लेकिन इस बीच जो है ये इससे भी बदनामी हो रही थी बीजेपी की कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो अपराधी किस्म के हैं, जो अपराध में संलिप्त है। और धनंजय मुंडे भले अजित पवार की पार्टी में थे, लेकिन उनके लंबे समय से सहयोगी रहे हैं और बीजेपी के साथ रहे हैं। और गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, अभी भी उनके पास है, मुख्यमंत्री है अभी वो। एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तब भी देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। और ये जो घटना हुई उसमें कहा गया कि 2 करोड़ की रिश्वत का खेल था और धनंजय मुंडे का उसमें नाम आया, उनके करीबी जो है हत्या में शामिल थे। दाव चला गया था कि अजित पवार को किस तरह से बैकफुट पर लाया जाए, लेकिन ये दाव बीजेपी के खिलाफ भी जा रहा था कि उनकी पार्टी में या उनके शासनकाल में सही तरीके से सत्ता चल नहीं रही है। इसके पहले एक और घटना बड़ी चर्चित हुई जिसमें जो एकनाथ खड़से हैं उनकी पोती के साथ जो दुर्घटना हुई और कई लोगों ने उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। एकनाथ खड़से जी बीजेपी के कभी कद्दावर नेता थे, बाद में वो एनसीपी में चले आए। लेकिन उनकी जो बहू है वो बीजेपी की सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी बेटी के साथ दुर्घटना हुई। तब भी सवाल उठा कि महाराष्ट्र में जो है वो कानून व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। और हालाँकि उसमें आया कि जो खड़से साहब की जो पोती है या कहिए कि जो उनके साथ जो छेड़खानी हुई इसमें ये आया कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी के नेता हैं उसमें शामिल, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। वो बदनामी हुई, फिर शिंदे ने उस पे क्या कार्रवाई की है कुछ पता नहीं अभी तक। पुलिस ने क्या पकड़ा ये भी नहीं पता, कार्रवाई उनके खिलाफ हुई या नहीं हुई, एक को शायद उसमें पकड़ा गया था। तो मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं, जो पंचायत का जो सरपंच है वो सुरक्षित नहीं और मारने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके साथी पार्टी के लोग हैं। इस बीच जो है ये सब चल रहा था कि इस बीच एक और प्रकरण खिल गया और वो हुआ कि औरंगजेब के बारे में कुछ कह दिया, औरंगजेब की तारीफ में कुछ बोल दिया। और ये बीजेपी की जो है फेवरेट पिच है, हिंदू मुसलमान। और महाराष्ट्र में औरंगजेब और शिवाजी महाराज हिंदू के नायक हैं, औरंगजेब मुसलमानों के हैं, ये अक्सर चलता रहता है। हालांकि शिवाजी महाराज जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। औरंगजेब के बारे में भी कई सारी कहानियां हैं, कई सारी चीजें गढ़ी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि वो भी जो है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। औरंगजेब अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा था और शिवाजी से जो उसका टकराव था वो सत्ता का टकराव था, हिंदू मुसलमान का टकराव नहीं था। संभाजी महाराज की हत्या के पीछे औरंगजेब का जिक्र किया जाता है, लेकिन औरंगजेब ने दारा सिकों को भी मारा, अपने भाई को भी मारा। जब शिवाजी महाराज का जिक्र आता है तो ये भी जिक्र करना पड़ेगा कि जब उनका राज्याभिषेक होना था, तो राज्याभिषेक में जो है जो पुणे के ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण, जिसके लिए आरएसएस बना हुआ है, आरएसएस के अध्यक्ष ज्यादातर वहीं के ब्राह्मण होते हैं, चित्पावन ब्राह्मण। उन्होंने राज्याभिषेक क्यों नहीं किया? क्यों जो है बनारस से ब्राह्मण बुलाने पड़े और ब्राह्मण के
जो आए वहां से बनारस से ब्राह्मण, उन्होंने किस तरह से राज्याभिषेक किया, ये भी एक अलग कथा है। लेकिन आज हम इतिहास में नहीं जाते हैं, क्योंकि इतिहास, दरअसल इतिहास की भूमिका हालांकि इसलिए है कि हम इतिहास में जो लोगों ने गलतियां की है उसको हम समझे और उससे सबक लें और आगे वो गलतियां न करें। इतिहास में जो अच्छी चीजें हुई है उसको हम पढ़ें, उसको अपने आत्मसात करें और आगे बढ़ें। इतिहास की भूमिका इतनी है। लेकिन बीजेपी के राज्य में इतिहास की भूमिका होती है दंगा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। क्योंकि इतिहास का बड़ा हिस्सा जो है वो मुगलों का इतिहास है, और मुगलों के इतिहास को किस तरह से विलेन का इतिहास साबित किया जाए, आक्रांताओं का इतिहास साबित किया जाए, इसमें बीजेपी जी जान से लगी रहती है, आरएसएस लगा रहता है। हालांकि अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनको जो है कोई परहेज नहीं है, अंग्रेजों से कोई दुश्मनी उनकी नहीं। इतिहास में तो ये भी है कि अंग्रेजों के साथ ये थे, और चाहे कितनी सारी घटनाएं हैं जिसमें मुखबिरी की बात आई कि जो है जो हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने ही मुखबिरी की। इवन संभाजी महाराज को जब पकड़ा गया था, औरंगजेब के लोगों ने पकड़ा था, तो वो भी कहा जाता है कि उनके ही क्लोज लोगों ने पकड़वाया था। ढेर सारी कहानियां हैं राजाओं की, अगर कहानियों पे बात करें तो, और इतिहास से ये ढूंढ करके वही सब लाते हैं। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 34% लोग तो निरक्षर हैं। बाकी जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने भी पढ़ाई उतनी ही की है जितने से उनको नौकरी मिल जाती है, उसके आगे पढ़ाई नहीं होती है इस देश में। आप जाइए कहीं, आपको लाइब्रेरी खुला और प्रधानमंत्री ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, लोग लाइब्रेरी में दौड़े चले जा रहे हैं कि जरा पढ़े, कहाँ क्या है हमारे बारे में। ऐसी कोई घटना दिखाई नहीं पड़ती। कुंभ में कितने लोग नहाने आए, कुंभ में कितना कमाया गया, चार धाम में कितनी यात्रा में कमाई होगी, इस पे खूब चर्चा होती है। और हम कितने महान धर्म के लोग हैं, हम कितने महान देश के लोग हैं। महानता जो है वो ज्ञान से आती है, महानता जो है व्यवहार से निकलती है। लेकिन किताबों को पढ़ने का रिवाज जो है हमारे देश में नहीं के बराबर है, और उसकी वजह ये है कि राजाओं की गाथा में हम लगे रहते हैं, और राजाओं की गाथा में भी महानता की गाथा गाते हैं। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी किस तरह से जीवन जीता रहा, किस तरह से उसका संघर्ष रहा। ब्राह्मणवाद का एक पूरा चैप्टर अगर पढ़ जाइए तो मुगलों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मणवादी चैप्टर है, जिसमें जो है एक बड़े हिस्से को हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से को अस्पृश्य करार दिया गया कि तुम अछूत हो। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? मुगलों ने नहीं बनाई। और मुगल विदेशी भी नहीं आए थे। किसने बुलाया था? बाबर को किसने बुलाया था? बाबर उज्बेकिस्तान से आया था, बुलाया किसने था? और बाबर यहीं रह गया। फिर बाबर की औलादे, फिर उसकी औलादे, फिर उसकी औलादे, बहादुर शाह जफर तक की बात करें। बहादुर शाह जफर उज्बेकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा था, न मुसलमान के लिए लड़ रहा था। बहादुर शाह जफर जो है हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ा। ढेर सारे इतिहास में करेक्टर्स। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं जो वर्तमान है। वर्तमान ये है कि मुंबई में जो है धारावी एक इलाका है जो कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी इलाका है, और उस पे लंबे समय से खेल चल रहा है, क्योंकि अडानी साहब की नजर जो है वो झोपड़पट्टी इलाके पे। धारावी का इलाका जो है आज मध्य मुंबई हो गया है, मुंबई बहुत फैल गई है। और धारावी जो झोपड़पट्टी का इलाका है उसकी जमीनें बहुत महंगी, वो 5,000 करोड़ के आसपास में जो है वो जमीन दी गई। आजकल 5,000 करोड़ की कोई हैसियत नहीं है, आप जानते हैं। पर बहुत बड़ा इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है ये भी जान लीजिए। वहाँ रहने वाले लोग जो है, जो झोपड़पट्टी है बहुत सघन आबादी है, उसकी बड़ी सकरी सकरी गलियां है, और बजबजाती हुई गलियां है, गंदी गलियां है, कीचड़ है, नाली है, और चमड़ा उद्योग है। भारत का बड़ा चमड़ा उद्योग जो है वो धारावी में है। चमड़े के जूते बनाने हो, बेल्ट बनाने हो, बैग बनाने हो, सब वहां बनते हैं। और वहां जो लोग वहां काम करते हैं, जो रहते हैं, ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, महाराष्ट्र के भी है, गुजरात के भी है, लेकिन ज्यादातर संख्या जो उनकी है। और कहा जाता है कि चमड़ा उद्योग में 1 लाख के करीब लोग जो है इन्वॉल्व है। 1 लाख, एक छोटा मोटा शहर मान लीजिए, ज्यादा आबादी हालांकि। और उसका जो पूरा व्यापार है बहुत हजारों करोड़ का व्यापार है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आजमी साहब भी हैं, और भी लोग हैं। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़े व्यापारी जो है वो अडानी साहब, वो कूद गए और वो जीत गए, उनको टेंडर मिल गया। हालांकि इसके पहले कांग्रेस के रेजिम में जो जब जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैंसिल किया, फिर वापस टेंडर कराया गया, फिर क्या हुआ, फाइनली जो है वो
अडानी जी के ही हिस्से आ गया। अडानी जी को सब कुछ बनना है, वो एयरपोर्ट वो चला रहे हैं, पोर्ट वो चला रहे हैं, सरसों का तेल वो बेच रहे हैं, अब भवन भी बनाएंगे, कुछ दिन में देश भी बनाएंगे, वो छोटा छोटा देश बना करके बेचेंगे। और क्यों ना बेचे भाई, जब पूरा हिंदू समाज अगर अडानी के पीछे खड़ा हो, जब पूरा देश का जो हिंदू समाज अडानी के पीछे खड़ा हो जाए तो अडानी तो सबसे बड़े हैं। और अडानी के पीछे इसलिए खड़ा है कि मोदी जी खड़े हैं जो हिंदू को बचाने के लिए। अब इनसे लड़ाई तो आसान काम नहीं है। वहाँ के गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये सारे करते हैं यहाँ पे, ये सारे पुनर्विकास का काम उस पॉलिसी के तहत होता है। अब उसमें ये है कि एक जो ग्राउंड फ्लोर का घर है उसी को वैधानिक माना जाता है, उसी को घर मिलेगा जो ग्राउंड फ्लोर पे है। लेकिन बहुत सारे झोपड़े हैं जो एक पर एक बने हुए हैं, क्योंकि गरीब आदमी का जब परिवार बढ़ता है तो फिर वो जो है ऊपर बना लेता है। और ज्यादातर लोग गांव से आए हुए लोग, जिनको लगता है कि अच्छा इसके ऊपर बना लेते हैं, वो बेच भी देते हैं, दूसरा खरीद भी लेता है, और जो ऊपर है उसको घर नहीं मिलेगा। और फिर जो है जो जो व्यापार है, जो वहां से जब झोपड़पट्टी हटाई जाएगी, रिडेवलपमेंट का काम शुरू होगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। उनके बिजनेस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वो खाली रिहायशी इलाका नहीं है जहाँ लोग रहते हैं, काम कहीं और करते हैं, वो पूरी तरह से कमर्शियल इलाका है। और उसका पुनर्वास कैसे होगा, वो व्यापार अपने कहाँ करेंगे, उनका बिजनेस कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब अडानी साहब को दिया गया होगा तो जाहिर है सरकार ने वो सब निगोशिएशन किया होगा। लेकिन अब जो है एक और ये हो गया है कि अडानी साहब एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं, या इस देश का पूंजीपति अडानी हो अंबानी हो, ऐसे लोग हो गए हैं जिनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, वो कुछ भी कर ले। सारी सरकार जो है, अब तो पूरी सरकार उनके दरवाजे पे बैठी रहती है। आप देख लीजिए, अंबानी साहब का ब्याह, जो उनके बेटे का ब्याह हुआ था, उसमें कितने लोग आए थे। जो नहीं आए वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी मुंबई आए हुए हैं, और धारावी फिर से उन्होंने दौरा किया। मैं पढ़ रहा था कि धारावी को चाक चौबंद किया जा रहा है, उसको साफ सफाई की जा रही है, ताकि राहुल गांधी को गंदगी न दिखे। बीएमसी पे, हालांकि स्टेट का बीएमसी है नहीं, क्योंकि चुनाव होना था, नहीं हुआ, टल गया है, अभी कोर्ट में मैटर है। अभी राज्य सरकार ही बीएमसी का काम देख रही है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो देख रहे हैं, तो उसको ठीक किया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब भी कोई नेता आता है तो ठीक तो कर देते हैं, वापस वही हाल है, वही गंदगी, वही, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इतना संकीर्ण इलाका है, इतना संकीर्ण रास्ता है। और वो जो लाखों लोग रहते हैं, उनके भविष्य की चिंता किसके पास है? अडानी साहब की चिंता तो सबके पास है, राम की चिंता भी सबके पास है, लेकिन गरीब आदमी की चिंता किसके पास है? शरद पवार अडानी साहब के पास कुछ बोलना नहीं चाहते, उद्धव ठाकरे नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी आए हैं, राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। राहुल गांधी चमड़ा व्यापारी जो है उनसे मिले, आज रात यहीं रहेंगे, उनसे और संवाद करेंगे कि क्या क्या मुश्किलें हैं। और जाहिर है जब इन मुश्किलों पर बात करते हैं तो वो जो है खुद का ज्ञान भी बढ़ाते हैं, और जो चमड़ा व्यापारी है उनको भी तसल्ली मिलती है, और एक डेटा संग्रह करते हैं कैसे काम किया जाए। कल जब उनकी सरकार आएगी तो जाहिर है उस पर वो काम करेंगे। राहुल गांधी का एक और चेहरा जो दिखाई पड़ता है वो ये कि वो राजनीतिक की तरह काम नहीं कर रहे हैं, केवल पॉलिटिशियन तो हैं, पार्टी का नेतृत्व तो कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं वो एक संवेदनशील इंसान है, जो एक राजनेता के भीतर होना चाहिए। जब हम नेहरू की बात करते हैं, जब हम गांधी की बात करते हैं, जब भगत सिंह की बात करते हैं, जो गरम दल के नेता माने गए, भगत सिंह, उन्होंने भी इंसानी जान की कीमत की थी। उन्होंने जो बम फेंका था, वो हत्या के ख्याल से नहीं फेंका था, बल्कि कहा था कि हम अंग्रेजी सरकार को सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहरी हो गई है सरकार, कि हमारी बात सुनो। आज देश आजाद है, 75 साल आजादी के हो गए, लेकिन धारावी के जो लोग हैं उनकी बात कौन सुन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अगर उनको सुनने आए हैं तो ये अच्छी बात है। राहुल गांधी संवेदनशीलता से उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं। और ये यही राहुल गांधी को अलग करता है कि जो एक तरफ जो है औरंगजेब की बात चल रही है, एक तरफ जो है और दूसरी बातें चल रही है। राहुल गांधी गरीबों की बात लेकर के आए, और राहुल गांधी के बहाने जो विमर्श था हिंदू मुसलमान का, वो कटेगा, बटेगा। क्योंकि
बीजेपी का जो फेवरेट पिच है हिंदू मुसलमान, उससे सबसे ज्यादा लाभ मिलता हो। इस समाज को बरगलाने में हिंदू मुसलमान की बड़ी भूमिका है। मुसलमान जो अबू आसिम आजमी ने जो कहा, बयान दिया, उससे मुसलमानों को बड़ा गौरव महसूस हुआ होगा कि फाइनली आप औरंगजेब को डिफेंड किया। हिंदुओं को लग रहा है कि फाइनली जो है वो संभाजी महाराज को डिफेंड किया और औरंगजेब के खिलाफ बोला। ये जो भाव है इतिहास को लेकर के, ये हमको गलत दिशा में ले जाता है। और जो सरकार है वो एकदम सोची समझी उसकी पूरी चीजें हैं। और आप देखिए जो रिपोर्ट आई जिसमें 100 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, ये हमारे देश का सच है। क्या है हमारे देश की सरकार इसको लेकर के चिंतित है? कैसे उनका रोजगार डेवलप हो, कैसे 100 करोड़ लोगों के परचेजिंग पावर बढ़े, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनको कैसे मदद दी जाए। अडानी की मदद के लिए तमाम चीजें। ये भी आ गया कि अब जो है अनसिक्योर्ड लोन जो है वो देने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं। तो जब बैंक नहीं देंगे छोटे मोटे धंधे के लिए लोन, तो जाहिर है महाजनों के पास जाएंगे। और जिस तरीके का बाजार चल रहा है कि हर जगह पे अडानी या उनके जैसे लोग जो पूंजीपति हैं, जिनके पास अरबों रुपए हैं, हर बिजनेस में वो घुस रहे हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी जो है, जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं दूं कि कुंभ में इतने सारे लोग मरे, कहीं चर्चा है आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के भीतर कहीं उनकी चर्चा की कि जो लोग मारे गए वो भी हिंदू थे, हम उनके घर गए, उनको देखा कि कितनी बुरी हालत में है, हमने उनको ये मदद की। वो 30 करोड़ नाविक ने कमाया, एक नाविक ने 30 करोड़ कमाया, इसका खूब बढ़िया जिक्र किया। हालांकि बाद में पता चला कि वो हिस्ट्री सीटर है जिसकी वो तारीफ कर रहे थे, और वो कोई नया व्यक्ति नहीं, वो अभी 6 महीना पहले मर्डर से छूट करके आया, उसका बाप भी हिस्ट्री सीटर था। ये आदित्यनाथ जी को पता नहीं था, ये सोच सकते हैं। तो बीजेपी किन लोगों के साथ खड़ी है? वो अडानी एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ हिस्ट्री सीटर खड़ा है, बीच में आम आदमी कहाँ है? हिंदू के नाम पर अगर आप हिंदू हिस्ट्री सीटर के प्रोटेक्शन में है, हिंदू के नाम पर अगर बड़े व्यापारियों के प्रोटेक्शन में आप खड़े हैं, तो जो आम गरीब हिंदू है उसके साथ कौन खड़ा होगा? तो उसके साथ राहुल गांधी खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी की पार्टी के भीतर भी हालांकि अभी इस बात पे बड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी एक वीडियो और चल रहा है जिसमें कुमार विश्वास के साथ घूम रहे हैं जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। कुमार विश्वास वो व्यक्ति है जो छक करके गालियां देता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को पप्पू तक कहा उस व्यक्ति ने। लेकिन जीतू पटवारी उसको अपना दोस्त बताते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता उन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है, जो अडानी के खिलाफ खड़े हैं राहुल गांधी, और अडानी के साथ जो है वो जो गलवहिया डाल के घूमते हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी का भला करने वाले? क्या राहुल गांधी जिस पद पे जिस पिच पर ले जाना चाहते हैं देश को, वहां ले जाने वाले हैं? और ये बड़ा क्लियर हो गया है कि आपको सामाजिक न्याय संविधान के एजेंडे पे रहना है या आपको हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे रहना है। हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पे अगर आप पार्टी को लेके आते हैं तो आपसे बड़ा जो है हिंदू राष्ट्र वो आरएसएस के पास है, वो नरेंद्र मोदी, उनका वही काम है। ट्रंप ने क्या किया? अब हिंदुस्तान का व्यापार कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे डूब रही है, इसकी कहीं चिंता नहीं। वो शेर के साथ खेल रहे हैं। वो जो एलन मस्क के बच्चे हैं उसके साथ तो खेल लेते हैं, लेकिन जो धारावी में जो बच्चे हैं उनके बारे में खेलना तो छोड़िए, उनकी चिंता भी नहीं करते कि उन बच्चों का क्या होगा, क्या उनका भविष्य है, क्या वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके क्या उनको रोजगार मिलेगा, इसकी चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? क्योंकि 5 किलो तो दे रहे हैं। 5 किलो ही की औकात है भाई आपकी, आप लो 5 किलो और चुप रहो। हिंदू मुसलमान करो बाकी, आप लड़ो, आप औरंगजेब को बताओ, आप मुसलमान हो तो औरंगजेब को बचाओ, और आप हिंदू हो तो संभाजी महाराज को बचाओ, दोनों लड़ो। हम जो है अडानी को बचाने में लगे हो। राहुल गांधी इस जो कुचक्र है, जो षड्यंत्र है, जो आम आदमी को गुमराह करने का खेल है हिंदू मुसलमान के बीच में, उसको तोड़ते नजर आते हैं। और धारावी में भी आकर के वही किया। और जाहिर है कि राहुल गांधी फिर जब इस पर बोलेंगे तो बावेला मचेगा। हालांकि महाराष्ट्र में अडानी के खिलाफ बोलने के लिए कोई राजनीति के तैयार नहीं होते, शरद पवार भी उनके साथ खड़े रहते हैं।
और इस बात की तो बड़ी चर्चा हुई थी कि जिस तरह से अजित पवार ने कहा था कि जो सरकार गिराने में भूमिका थी, सरकार बनाने में भूमिका थी, उसमें शरद पवार साहब भी बैठे हुए थे और अडानी साहब के कहने पर सरकार बनी, सरकार बिगड़ी। तो जो अडानी सरकार बना बिगाड़ सकते हैं, उस अडानी के सामने लड़ना आसान काम नहीं। अभी राहुल गांधी को 200 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। वो लखनऊ में एक कोर्ट ने उधर जो है मुकदमा किया गया था कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी भावना आहत हो गई। सावरकर के खिलाफ भी नहीं बोला जा सकता है महाराष्ट्र में। शरद पवार ने चेताया था, जिस घटना को लेकर के हुआ है, शरद पवार ने चेताया था कि सावरकर पे बोलने की क्या जरूरत है, तो किस पे बोले? विचारधारा पे जब बात करेंगे तो सबका जिक्र होगा। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि कैसे लड़ना है। अभी लड़ाई उनकी बहुत कठिन है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है। तो राहुल गांधी जो मिलने आए हैं, उससे मुझे लगता है कि जो धारावी के लोग हैं, उनकी समस्याओं का कितना समाधान होता है वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम उनको ये तो जरूर लगा होगा कि आज जब कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, राहुल गांधी खड़ा है। और वर्षा गायकवाड़ जो यहाँ से विधायक है, वो भी उनके साथ रही। वर्षा गायकवाड़ दलित समाज से आती है, उनके पिताजी एकनाथ गायकवाड़ वो वहीं के हैं सब। तो जाहिर है वो लगातार कोशिश में है कि जो अडानी साहब अपने पावर के इसमें जो जो करना चाहते हैं, जिस तरह से जैसे चाहें वैसे हम करें, मुझे लगता है ये लोग उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे। और अडानी साहब को भी सोचना पड़ेगा कि जब हम इस तरह से काम करें कि कहीं कोई आरोप न लगे, कहीं किसी का हिस्सा मारा न जाए। और अगर कोई हिस्सा मारा जाता है तो जाहिर है राहुल गांधी उसकी आवाज उठाने के लिए खड़े हैं, आम आदमी के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।